Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so today I have come up with again new chapter, which is atmospheric temperature. Okay, so in our previous lecture, we had completed depletion of solar energy and solar constant. Okay, and we are very much aware that what is solar constant, what is the atmospheric depletion, and what kind of layer present in atmosphere. So these are all about atmosphere. So our today's topic is atmospheric temperature. Okay. So let us see what is atmospheric temperature. Okay, when we talking about atmospheric temperature, we first need to understand what is air temperature. Okay, अगर हम एयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए सोचते हैं, बताते हैं, तो हमें एयर टेम्परेचर क्या है ये समझना पड़ता है। जो हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में, ओके, एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर जिस वजह से क्रिएट होता है और जिस वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा है कि एयर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है ड्यू टू द एल्बेडो एंड सम डिप्लीशन ऑफ द सम एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने देखा है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एयर टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ स्पीड पर मॉलिक्यूल ऑफ all the molecule of a body, where as heat is the energy arising from random motion of all। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर हम समझें तो ये एक ऐसा मेजरमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल है, डस्ट पार्टिकल है, या कोई भी एक ऐसा बॉडी है या कोई एटम है, ठीक है, जो अपने में कोई एनर्जी सोर्स रखता है। ठीक है, अपने से कोई वो एनर्जी सोर्स रखता है और उस एनर्जी को वो क्या करता है, इमिट करता है किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, इमिट करता है रिफ्लेक्शन के फॉर्म में या किसी और अदर फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द, वो क्या होता है, रैंडमली होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक वेदर एलिमेंट। ठीक है, जितने भी वेदर एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी सोर्सेज जो उसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, जो एनर्जी सोर्स उसने एब्जॉर्ब की है और फिर जब वो उसे एमिट कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जिससे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो जो होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम टेम्परेचर कह सकते हैं, तापमान कह सकते हैं। ओके, सो द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी, डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, सो अगर हम सोचते हैं कि लोहे का रॉड रखा है, ठीक है, लोहे के रॉड को हमने सनलाइट में रख दिया है कुछ घंटों के लिए, ठीक है, तो उसने कुछ एनर्जी, कुछ रेडिएशन को अपने में एब्जॉर्ब किया। ओके, तो कुछ रेडिएशन को उसने अपने में एब्जॉर्ब किया, उसके बाद पर कुछ टाइम बाद, यूनिट मिनट के बाद, वो उस रेडिएशन को, उस एनर्जी सोर्सेस को जो उसने अपना एब्जॉर्ब किया उसको इमिट भी करेगा। ऑब्वियस है, कुछ पोर्शन इमिट करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसी है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, तो वो कुछ एनर्जी सोर्सेज को या फुली एनर्जी सोर्सेज को क्या करेगा, इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस जो बॉडी से मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगी, ओके, सो जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगी उसको हम टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, और वही मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रही है, कितना अराइज हो रहा है, ठीक है, कितने फ्रिक्वेंसी से अराइज हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की, तो डिपेंड करता है वो हीट एनर्जी पे। ठीक है, डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। तो इसी पे जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे या ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसकी किसको डिनोट करेगा, डिपेंड करेगा हीट एनर्जी को। ठीक है, कि उसके तापमान को डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से उसके बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में
इंटरनल जो भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगी ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, सो एटमॉस्फेरिक, जैसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पढ़ा था तो उसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ा था. ठीक है, तीनों चीज़ों को हम डिफर किए थे कि व्हाट इज़ कंडक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन एंड व्हाट इज़ रेडिएशन. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक temperature is also depends on these kind of phenomena, which is conduction, convection and radiation. Okay, so let us see what is conduction. So the heat transfer when two bodies of unequal temperatures come into contact. Okay, heat passes from point to point by means of adjacent molecules. Okay, so conduction को हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में या दो बॉडी में, ठीक है, जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, जब दोनों बॉडी का हीट या टेम्परेचर सेम है तो सब न्यूट्रल कंडीशन पे है, तब तो ट्रांसफरिंग के कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना. सो ट्रांसफ़र कब होगा, जब कोई एक बॉडी जो है अनदर बॉडी के कंपैरिजन में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो डिफ़र करेगा. ठीक है, वेरी करेगा एक दूसरे से. तो उस कंडीशन पे हीट ट्रांसफ़र होता है जब दो वस्तुएं या दो बॉडी जो है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये जो है वो हीट पासेज होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उस सब्सटेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है सोलर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन से, तो उस मॉलिक्यूलर एक्टिविटी से क्या होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, पासेज होता है. हीट जो है वो पलायन करता है, स्कैप करता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, कंडक्शन कहलाता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. ओके, जैसे हम लोहे के एक रॉड को एक पोर्शन से, ठीक है, टॉप पोर्शन से अगर हम गर्म करते हैं, ओके, तो गर्म कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, हम उसे कोई एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, इजंट इट. अगर हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद जो टॉप में हमने गर्म करना स्टार्ट किया था, एक टाइम बाद क्या होता है, बॉटम में भी गर्म हो जाता है. क्यों गर्म हो जाता है, ड्यू टू दी passes of the heat transfer of electron molecules by the electron molecules and some another molecules. ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र करते जाते हैं वो अपना हीट को. सपोज हमने स्टोव पे ठीक है तवा चढ़ाया है, ठीक है, तवा रखा हुआ है. अब वो तवा गर्म कैसे होता है, तवा का जो बॉटम सरफेस है वो पहले गर्म होता है, फिर उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे वो बना होता है, ठीक है, जिससे वो बना होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने हीट को दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, पास करते जाते हैं एक दूसरे को पास, जिससे पूरा तवा इक्वली यूनिफॉर्मली जो होता है टेम्परेचर सेम हो जाता है और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो ये जो किस वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. ओके, and then convection. So what is convection? The transfer through movement of particles, part of the masses in fluid and gases. They are able to circulate internally and distributed heated part of the masses. ठीक है, अब convection को हम कैसे समझ सकते हैं, कन्वेक्शन में बहुत जो भी जो भी मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है या कोई भी एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो किसी लिक्विड में या गैस में जो भी मूवमेंट होता है, जिससे वजह से क्या होता है, जो हीट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, हीट जो होता है अकॉर्डिंग टू दी आर एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कुछ इंटरनल एनर्जी हम, एक्सटर्नल एनर्जी हम जो लग रहा है, या इंटरनल जो भी मॉलिक्यूल्स में जो एक्टिविटी फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हीट होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास में. ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, गैसेस में भी हो सकता है, फ्लूइड्स में हो सकता है, वाटर, जब हम वाटर बॉईल करते हैं
तो क्या होता है, हमें जब भी हम वाटर बॉईल करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या होता है, एक मॉलिक्यूल गर्म होता है। आप देखेंगे वाटर बॉईल करने से छोटे छोटे जो पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे उबाल आते हैं, उसके बाद पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक लिक्विड मॉलिक्यूल ने दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या किया, अपना हीट जो है वो ट्रांसफ़र किया। ठीक है, कंडक्शन में भी सेम चीज़ हो रहा है, बट बॉडी अलग अलग है, इजंट इट। बॉडी अलग अलग है और वो दोनों इवनली जो है हीट को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम न्यूट्रल कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, दो बॉडी जब न्यूट्रल कंडीशन पे पहुंच जाती है, दोनों बराबर मात्रा में गर्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होना क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। वो चेन जो है, हीट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के एक्टिविटी का जो चेन है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, then what is radiation? So it is the process of transmission of energy by electromagnetic waves between two bodies without the necessary aid of the intervening material medium. ठीक है, तो ये जो रेडिएशन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी डिटेल से विद एग्जाम्पल्स समझाया है। टू गो थ्रू दोज वीडियो जिसमें मैंने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में मैंने ऐसे डिटेल से बताया कि व्हाट इज़ रेडिएशन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन और व्हाट इज़ कंडक्शन। ठीक है, विद द एग्जाम्पल्स, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि रेडिएशन क्या है, किसी भी एनर्जी का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के जरिए, जो कि मीडियम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी सेम चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, सो ये भी दो वस्तुओं के बीच होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, इसमें ज़्यादा डिटेल करने का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की कभी भी बात होगी, जब भी बात होगी, तब हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को हमको समझना जरूरी है। ठीक है, देन डाययूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ एयर टेम्परेचर। ठीक है, जो सीजनल वेरिएशन आता है टेम्परेचर में वो हम देखेंगे। सो द मीडियम एयर टेम्परेचर occurs at about sunrise after which there is a constant। ठीक है, हम देखते हैं कि जो एयर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, सनराइज होता है जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो एयर का ठंडी हवाएं चलती है ना, तो उस समय क्या होता है, कूलिंग होती है, एटमॉस्फेयर कूल होता है। ठीक है, उस समय एटमॉस्फेयर कूल होता है, जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, या हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है एयर में, वो क्या है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू मिड डे, ठीक है, दोपहर के टाइम के कंपैरिजन में कम होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है एयर का वो कम होता है। ओके, सो राइज टिल इट रीचेस टू मैक्सिमम। ठीक है, तो जब सनराइज होता है तो हम देखेंगे कि नॉर्मल एकदम कूल टेम्परेचर होता है एयर का, ठंडी हवाएं चलती है, और जब जैसे जैसे जो दिन ढलता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे पीक पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, हीट ट्रांसफ़र का जो भी मॉलिक्यूल में जो भी एक्टिविटी है, उनकी इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या करती है, इंक्रीज़ होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती जाती है और उसके हिसाब से इमिट भी करती जाती है और अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को देती जाती है। तो सेम प्रोसेस हर एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, चलते रहता है। तो फिर जब वो हम मिड डे में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर जो होता है, एयर का जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और फिर वाइसे वर्सा सेम चीज़, वो चीज़ अपोजिटली होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे फिर दिन ढलने लगता है, फिर वो टेम्परेचर कूल टेम्परेचर में आने लगता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो है, इंटेंसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, ठीक है, वो फिर से कूल होने लगती है। Okay, so the maximum air temperature is recorded between 1300 hours and 1400 hours, although the maximum solar radiation it reaches at the moon. Okay, so maximum air temperature अभी 1300 से 1400 घंटे के बीच में देखा गया है, जबकि maximum solar radiation जो है हम देखते हैं वो मून
का जो है सोलर रेडिएशन, मून हमें बहुत ज़्यादा रात में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो क्यों दिखाई पड़ता है? सोलर रेडिएशन के बारे में। दिन में भी मून होता है पर उसका रेडिएशन हमें नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब पूरे एनर्जी को, सोलर रेडिएशन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो अर्थ है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो उसकी वजह से वो बीच में हमारा अर्थ आ जाता है मून के, तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और रात के टाइम में हमें दिखाई पड़ता है वो, ठीक है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि फिर वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है और वो फिर हमारी आंखों से जाके उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है और मून हमें दिखाई पड़ता है। तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। तो आपको एक ही कंसेप्ट समझना है। The steady fall in temperature till sunrise is noticed after is attained maximum. Thus, the daily mark display on one maximum and one minimum. Okay, the difference between the two is called the diurnal range of the air temperature. ठीक है, जो भी differences आते हैं एयर टेम्परेचर में, ठीक है, सनराइज के समय और जो भी हम नोट करते हैं, ठीक है। और जब मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है पीक पॉइंट पे मिड डे के टाइम, तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, डेली जो हम नोटिस करते हैं, डेली नोट डाउन करते हैं, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसको हम डाययूरनल रेंज कह सकते हैं एयर टेम्परेचर का। ओके, सो द डाययूरनल रेंज ऑफ एयर टेम्परेचर इज मोर ऑन क्लियर डेज वाइल क्लाउडी वेदर, ठीक है। तो वो जब भी क्लाउडी वेदर होगा तो जो ये भी एयर टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो रेंज जो होता है वो क्लाउडी वेदर में एज़ कम्पेयर टू क्लियर वेदर में वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी वेदर में, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ओके, शार्पली रेड्यूस डेली एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, इसी वजह से टर्मिनोलॉजीज़ को समझना जरूरी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, पोलर रीजन क्या है, इक्वेटोरियल रीजन क्या है। तो ये समझने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करा हुआ है, ठीक है। सो द diurnal range of temperature is also influenced by soil and their coverage in addition to the season, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है हमारे जो कवरेज है सॉइल में, ठीक है, जो भी हमने क्रॉप लगाया है या जो भी ग्रासेस हैं हमारे सॉइल पे, तो वो वेरी करता है, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर भी सीज़न के हिसाब से वेरी करता है। आप देखेंगे कि समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा सॉइल का कवरेज नहीं होता उस टाइम, क्रॉप्स बहुत कम मात्रा में लोग लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हाँ, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो रेनफेड एरिया है, समझ जाइए, रेनफेड आधारित है, ठीक है, रेनफेड एरिया है और वर्षा पे आधारित है वो, ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो रेनफॉल कब होता है? खरीफ के सीज़न में। तो मैक्सिमम जो क्रॉपिंग होती है, सॉइल जो होता है वो कवर हमें खरीफ और रबी के सीज़न में दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, ठीक है। इस वजह से ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो ये टेम्परेचर में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, ये डिपेंड करता है सॉइल कवरेज के ऊपर भी। तो देखिएगा आप, इसी वजह से समर के सीज़न पे काफ़ी टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ मिलता है। Then addition of the daily maximum and minimum temperature divided by 2 in nothing but daily mean average temperature, ठीक है। Then in northern hemisphere winter minimum occurs in January and summer maximum in July, ठीक है। अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो विंटर में हमें मिनिमम एयर टेम्परेचर दिखाई पड़ता है, जैसे कि वो जनवरी में, एंड समर में हमें मैक्सिमम दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जब एयर टेम्परेचर मैक्सिमम हमें जुलाई में होता है, ठीक है, क्योंकि एयर टेम्परेचर, क्यों, उसमें ह्यूमिडिटी भी कंबाइंड होती है। क्योंकि देखिए गर्मी के महीने में जो भी एयर टेम्परेचर होगा ड्राई एयर्स होते हैं, ठीक है, गर्मी तो लगती है पर ड्राई एयर्स होती है। पर जुलाई अगस्त के महीने में मैक्सिमम जो होता है एयर टेम्परेचर होता है विथ ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइंड होके, जिस वजह से काफ़ी उमस टाइप का मौसम हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। और आप ये क्या है एयर टेम्परेचर, इसको समझने के लिए आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है, तो प्लीज़ डू वॉच एंड गो थ्रू दैट वीडियो
एंड आप उसे देखिए, आप फिर टर्मिनोलॉजीज को पहले समझिए, ठीक है, ताकि आपको रिलेट कर पाएँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जंप करेंगे किसी भी बीच से किसी भी लेक्चर को देखेंगे कि मुझे ये पढ़ाई करनी है और उस लेक्चर को मैं देख लेता हूँ, तो ये फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।